दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल में। और आज चर्चा होगी एक नए टॉपिक की जिसका नाम है नवपाषाण क्रांति। असल में जो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन है वो ये नाम क्यों दिया गया। आप जानते हैं कि क्रांति जो होती है वो एकदम हो जाती है, तत्काल प्रभाव लाती है, उसे क्रांति कहा जाता है। लेकिन मानव के जीवन में जो सोशल इम्पैक्ट पड़ा है उसमें बहुत हद तक नवपाषाण काल का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखें कि नवपाषाण काल में जितने भी इनोवेशंस हुए, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ साथ समाज के विकास को उन्होंने एक रूप देने का कार्य किया था। चाहे वो आग को नियंत्रित करना हो, चाहे कृषि का उत्पादन हो, चाहे ग्रामीण बस्तियों का बसना हो, चाहे पहिए का आविष्कार हो, चाहे उससे बर्तन बनाने की कला का विकास हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था का उससे विकास हो। ये सारे ऐसे आयाम थे जो नवपाषाण काल में ही जुड़े और इन्होंने क्रांतिकारी प्रभाव डाले, एक रेडिकल चेंज लाए समाज में। इसीलिए हम इस सेगमेंट को, खासतौर से जो प्रीहिस्ट्री का थर्ड पार्ट है आपका न्यूलिथिक पीरियड को, हम रेवोल्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टूल इट ऑल्सो कॉल्ड एज द माइक्रोलिथिक पीरियड। बट हम जिस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं वो है ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन का जो प्रोसेस था वो हालांकि प्री हिस्ट्री का जो फर्स्ट सेगमेंट पड़ता है हमारा, आपका पूरा पाषाण काल, उसमें आरंभ हो गया था। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि जो प्रभाव लंबे समय तक समाज पे मौजूद हैं वो नवपाषाण काल में ही आए थे। इसीलिए हम इसको एक क्रांति के रूप में दे रहे हैं कि नवपाषाण क्रांति हुई। अब सवाल ये कि नवपाषाण क्रांति हुई तो ये किस सेगमेंट का पार्ट है, ये समझिए। पहले आप देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है आपका, ये प्री हिस्ट्री जो आप देख रहे हैं, इसको कई पार्ट में बांटा जाता है। प्री हिस्टोरिक इज द ओनली पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। तो आप देखें, इसको पैलियोलिथिक में भी बांटा जाता है, मेसोलिथिक भी इसको बांटा जाता है, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो इस एस्पेक्ट की करेंगे, यानी न्यूलिथिक पीरियड की चर्चा करेंगे। ठीक है, आखिरकार न्यूलिथिक में ही वो सब चेंजेस आ रहे थे जो एक क्रांति के सूचक थे। आप गौर करें कि हमारा सभ्यता का इतिहास तो मैंने आपको बताया पहले ही। अगर हम गौर करें कि ईसा मसीह से अगर हम पहले आते हैं यहाँ पर, तो तकरीबन 2500 साल का समय बैठता है जब से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। और तकरीबन 2500 साल, 2000 साल आप ये मान लीजिए आज तक के, 2021 चला गया, 22 आ गया, तो टोटल 4500 साल का इतिहास सभ्यता का है। लेकिन हम जिन परिवर्तनों को खोज रहे हैं क्रांति के, वो उनको खोजने के लिए हमको नवपाषाण में आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम नवपाषाण क्रांति की चर्चा कर रहे हैं, तो अब हम केवल नवपाषाण काल के अंदर वो कौन से ऐसे आयाम जुड़े जिन्होंने क्रांति के सूचक के तौर पर कार्य किया, उसकी आज हम पड़ताल करेंगे। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री के हमने 4 सेगमेंट आपको दिखाए यहाँ पे। पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है और चालकोलिथिक है। ठीक है, हालांकि इसमें आपका महापाषाण काल भी आता है, साउथ इंडिया में डेवलप हुआ था ये। और भारत में जो है आयरन के, अगर नॉर्थ इंडिया में जो इस्तेमाल किया गया वो ब्रोंज के बाद इस्तेमाल किया गया, जबकि दक्षिण भारत में ये सीधा कन्वर्ट हो गया था स्टोन एज के बाद आयरन एज। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे न्यूलिथिक पीरियड की, और खासतौर से उन एस्पेक्ट की जो इसको एक रेवोल्यूशन का रूप दे सकते हैं या दिया जिन्होंने, उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो नवपाषाण क्रांति हुई हमारे देश में, और ये क्रांति आप देखें बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति है। खासतौर से इसमें वो पहलू समझ आपके आ जाते हैं सारे के सारे, जिन्होंने जीवन के विविध पक्षों को प्रभावित करने का कार्य किया था, चाहे वो आग की खोज हो, चाहे और व्यवस्था हो। अब देखिए, इसमें यहाँ पर मैं आपको डिटेल में एक बार समझाता हूँ कि जो हमारा प्री हिस्ट्री है उसके 3 सेगमेंट मेन है आपका। पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक को ही कहा जाता है आपका माइक्रोलिथिक पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। ठीक है, और इसी के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक कन्वर्जन होता है जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अलग अलग फॉर्म में आता है। आप कल्पना करें कि यहाँ पर अगर चालकोलिथिक पीरियड डेवलप हुआ तो साउथ इंडिया में मेगालिथिक पीरियड डेवलप हुआ। ठीक है, मेसोलिथिक एक ट्रांजिशन पीरियड के तौर पर है, और पैलियोलिथिक के 3 सब डिवीजन है। ठीक है, तो ये तो एक ऊपरी रूपरेखा है जो प्रागैतिहासिक काल उसकी, लेकिन हम आज चर्चा प्रागैतिहासिक काल की नहीं कर रहे।
हम उन पहलुओं की कर रहे हैं जिसने इसको एक क्रांति का रूप दिया, यानी नवपाषाण क्रांति। हमारा चर्चा का विषय है नवपाषाण क्रांति। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो मैंने एक आउटलाइन के तौर पे आपको बता दिया कि प्री हिस्ट्री के जो सेगमेंट है हमारे पास 5 सेगमेंट हैं। आपके पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, इधर आपका न्यूलिथिक है, और न्यूलिथिक पीरियड को ही चालकोलिथिक पीरियड कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। ठीक है, व्हेन वी टेक द change in human life, we use word Neolithic. This is the indicator to the human evolution. But when we discuss about changes in the tool, then we use word microlithic. Micro माने छोटे और lithic माने stone. ठीक है, तो बड़े छोटे पत्थरों का इस्तेमाल जब उसने शुरू कर दिया था, तो वो एक अलग पक्ष है। जब हम कभी औजारों के बारे में चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे इतिहास के अंदर अलग अलग आयाम छुपे हुए हैं। आज हम एक क्रांति जो हुई है नवपाषाण काल में, उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब गौर करते हैं कि इसमें क्या व्यवस्था निकल के आती है। अब देखें कि क्रांति के सूचक कौन से लोग हैं। असल में एक तो सामाजिक उन्नयन। आप गौर करें कि नवपाषाण काल क्रांति से तात्पर्य उस सामाजिक उन्नयन से है जिसमें व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को अपने स्वरूपों प्रभावित किया था। अब सामाजिक उन्नयन किस रूप में आ रहा है? आप देखें, कृषि का उत्पादन हो रहा है, स्थायी आवास बन रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि आग को नियंत्रित किया गया है। आप देखेंगे बर्तन बना रहे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि पहिए के आविष्कार ने ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये सारे अपने आप में वो अलग अलग स्वरूप हैं जिन्होंने धीरे धीरे करके सामाजिक उन्नयन का रास्ता प्रशस्त कर दिया, और समाज जो था वो धीरे धीरे उन्नति के पथ पे आगे बढ़ता गया। इसी सामाजिक उन्नयन को हम क्रांति कह रहे हैं। यानी ये नवपाषाण काल में शुरू होती है क्रांति, कि जब समाज के विभिन्न स्वरूप के अंतर्गत विकास देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात अब देखें कि उन स्वरूपों में क्या क्या वो पक्ष थे जो निकल कर आते हैं। जैसे आग का आविष्कार है। अब आग का आविष्कार इतनी बड़ी घटना थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि हिमयुग चल रहा है, मेसोलिथिक पीरियड तक ही चलेगा, और इस आग ने एक जीवन दायिनी कार्य किया। ठीक है, न केवल इससे जीवन बचा, बल्कि इसने भोजन को पकाकर खाने की व्यवस्था बना पाई। गुफाओं के अंदर जो आदि मानव रहता था उसको जंगली जानवरों से सुरक्षा भी इस आग से ही मिली। और पर्यावरण के संबंध में अगर हम देखें तो आदि मानव को जो सुरक्षा का आभास था, वो सबसे पहला अगर कोई स्वरूप है सुरक्षा देने का, तो आग का कार्य था। आग जलाता था वो गुफा के दरवाजे पर, उसमें वो रहता था, और जो जंगली जानवर थे वो उस आग को देखकर भाग जाते थे, वो उस गुफा में एंटर नहीं करते थे। तो ये बड़ी बात थी हमारे सामने कि कैसे एक आग के आविष्कार ने सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण के साथ समावेशन करने का उसका रास्ता खोल दिया था। ठीक है, साथ ही आप देखें कि जब ये गुफाओं में रहता था तो उसने भोजन को पकाना भी शुरू किया, पशुओं से भी उसको सुरक्षा मिलने लगी। तो इस प्रकार से आप देखें कि विविध पक्ष जो थे वो सामाजिक उन्नयन में सहायता देने लगे। दूसरी बात यहाँ पर जो निकल के आती है स्थायी जीवन की, ये बड़ी बात थी कि हमारा देश गांव का देश है, और गांधी जी कहते भी थे कि भारत गांव बसता है। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में भारत की या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ग्रामीण बस्ती बसी थी। और कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं खासतौर से पश्चिमोत्तर भारत के संदर्भ में, जब भारत आज़ाद हुआ तो विभाजन हुआ, लेकिन उससे पहले ये सारा क्षेत्र एक ही था आपका, अफगानिस्तान तक का ये क्षेत्र जो है। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में जब उसने खेती आरंभ कर दी, तो वहीं पर उसने अपने घर भी बनाए, और वहीं पर एक सामुदायिक जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो आप गौर करें कि सामुदायिक जीवन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो अगर एक क्रांति ना कहा जाए तो इसे क्या कहा जाए, कि समाज एक प्रकार से व्यवस्थित होना सीख रहा है, समाज एक संरचना में ढल रहा है, समाज विविध पहलुओं को स्वीकार करने की स्थिति में आ रहा है। ठीक है, खाना बदोश जीवन को त्याग देता है, और स्थायी आवास बना के एक सांस्कृतिक पथ पर आगे बढ़ता है। दूसरी बात अब देखें कि फसलों की अगर हम बात करें तो आज खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, और आदि मानव के लिए भी उस समय तो ये जीवन मरण का सवाल था, क्योंकि भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, तभी तो जान बच पाएगी। भाई वो पहले अपने पशुओं को मार के खाता था। ठीक है
तो ये सब पहलू इसमें समावेशित थे। फसलों का उगाना, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो है वो जौ का उत्पादन किया गया, बारले का। तो अगर पूछा जाएगा कि पहली फसल कौन सी है, तो आपको बताना है बारले, जौ बताना है, ठीक है। उसके अलावा सीमित तौर पर गेहूं और दालों का उत्पादन भी किया गया, लेकिन वो इतना अधिशेष नहीं था कि उसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। साथ ही आप देखें ग्रामीण परिवेश और स्थायित्व जीवन की शुरुआत, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि गांव बसते हैं तो स्थायित्व आता है और फिर लोग वहीं पे अपने जीवन की एक प्रकार से संरचना बुनते हैं जहाँ पे वो अपनी खेती करते हैं, ठीक है। और ये जो मेहरगढ़ बलूचिस्तान है भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणिक क्रांति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरंभ मानी जाती है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है नवपाषाणिक क्रांति का कि इसने लोगों को व्यवस्थित तौर पर जीना सिखा दिया था। ये बड़ी बात थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब पहिए का आविष्कार होता है, तो इसने जो है खासतौर से परिवहन की व्यवस्था और बर्तन बनाने की जो कला थी उसको विशेष रूप से प्रोत्साहित कर दिया, ठीक है। और आगे चल के इन दोनों ने ही मानव के विविध पक्षों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। भाई देखिए, कृषि करेंगे तो अनाज को ढोना भी है, लेकर आना भी है, और साथ में आप देखें तो विविध पक्ष इसमें शामिल हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका बर्तन उस अनाज को रखने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कार्य जो थे वो पहिए के आविष्कार ने जो थे संभव बना दिए थे। अब पहिया भी गोल होता है, चाक भी गोल होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन को भी एनहांसमेंट मिल गई और पोट्री मेकिंग आर्ट को भी एनहांसमेंट मिल गई। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर आप देखें कि नवपाषाण में जो विकास हुआ है वही एक प्रकार से एक रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। क्रांति के सूचक हैं। तो नवपाषाण क्रांति होती है और वो क्रांति जो है मानव के विविध पक्षों को प्रभावित करती है और उसी कारण से हमारा समाज पहले संस्कृति और फिर सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारे पक्ष मैंने आपको बताए जिसमें कि सामाजिक उन्नयन शामिल है और जो संभव हो पाया आग के आविष्कार से, पर्यावरण के साथ आत्मसातीकरण करने से, कृषि उत्पादन बढ़ाने से, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पहली ग्रामीण सामुदायिक बस्ती बसी, फसलों को उगाया गया, पहिए का आविष्कार हुआ। तो ये सारे पक्ष जो है नवपाषाणी क्रांति सूचक हैं, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर वो पीपीटी में डाल दिया है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इस बार को रिपीट कर देता हूँ। द नियोलिथिक रेवोल्यूशन रेफर्स टू द सोशल एडवांसमेंट इन विच वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल वर अफेक्टेड इन देयर फॉर्म्स, including the invention of fire, which gives a sense of security to the primitive man in the environment and created an environment suitable for life in caves. ठीक है, these inventions influence various aspects like cooking of food, protection of people from animals, etc. ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया वो मेहरगढ़ का है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट रूरल एनवायरनमेंट इन बलूचिस्तान एंड क्रॉप्स अंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कुड बी फाउंड in which majorly the production of barley was produced, as well as the production of barley as the first crop was produced in Mehergarh, where the rural environment and stability were found. The first sign of the beginning of life are seen in the Indian subcontinent. It is also known as the site of the Neolithic Revolution. तो this site represent करती है एक प्रकार से Neolithic Revolution को, ठीक है। The invention of wheel had particularly encouraged the transportation system and art of pottery, which later paved the way for a radical changes in human life. On the basis of all these reasons, Neolithic development is reported as a revolution. तो यहाँ पे बात बड़ी स्पष्ट है कि नवपाषाण काल को ही एक क्रांति का पथ माना गया है। यहाँ पे ध्यान देना इस बात को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें मैंने कुछ सवाल यहाँ पर भी उठाए, इसको भी आप समझिएगा कि नवपाषाण काल को उपकरणों के आधार पर सूक्ष्म पाषाण काल भी पुकारते हैं। नियोलिथिक पीरियड आल्सो रेफर्ड एज द माइक्रोलिथिक पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, ठीक है। क्योंकि जो अभी आप देखेंगे बड़े टूल्स आप यूज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन छोटे पत्थरों से आप मार करते हैं तो बड़ी दूर तक आपकी मार क्षमता बढ़ जाती है। और ये कहावत भी है कि ईंट का जवाब पत्थर से, ठीक है। तो ये भी एक रेवोल्यूशन की बात हो गई, ठीक है। उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई। दूसरा आप देखें कि इस काल में जो टूल्स यूज किए जा रहे थे वो पॉलिशदार थे
और उनका आकार छोटा हो गया था। तो ये बड़ी बात थी। तो नवपाषाण काल की में सबसे पहले कृषि की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो आपको बताना है बलूचिस्तान के प्रांत मेहरगढ़ में। ठीक है। आग पर पूर्ण नियंत्रण भी इस काल की एक बड़ी घटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहिए का आविष्कार होता है और बर्तन बनाने की कला विकसित होती है। ये सब एक क्रांति के सूचक हैं जिन्होंने मानव के इतिहास को समृद्ध बनाने का कार्य किया है। ठीक है। स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। जो सभ्यता के निर्माण में सबसे बड़ा तत्व है वो है स्टेबिलिटी। और जब तक आपके आहार, विचार, संस्कारों में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो एक कन्वर्ट नहीं हो पाएगा सोसाइटी के तौर पर। ठीक है। अब क्योंकि बंजारे जो लोग होते हैं, ट्राइबल जो लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि वो भी अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। उनके भी एस्पेक्ट है ट्रेडिशन के। कोई भी सोसाइटी होती है उसके कोई ना कोई एस्पेक्ट होते हैं जो उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है। आदि मानव ने शिकार त्याग दिया, वह स्थायी आवास बनाकर रहने लगा था। ये बात आपको ध्यान रखना है। कृषि कर्म की शुरुआत पहली बार होती है। ये भी एक रेडिकल चेंज लाता है जीवन में। और पहली बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, और पहली फसल आपको बतानी है जौ थी। ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा इसमें, कि खास तौर से जो क्रांति के सूचक हैं वो ये सारे ही एस्पेक्ट थे जिनको न्यूलिथिक पीरियड में महसूस किया गया था। ठीक है। सॉरी। तो अब इसको आप देखिएगा, समझिएगा बात को। ये इंग्लिश में मैंने वो सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं जो मैंने आपको हिंदी में बताया। ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा, जानिएगा, और स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।